Good morning, friends. Once again, welcome back, all of you, in this wonderful quiz contest program. I am going to describing some various and very important questions from various sections of the subjects, and it would be very helpful for your coming examination. It may be IS or some PCS questions, or it may be some for other various competitive exam like CGL, SSC, and even NTPC. So let's start without dealing any time. First question on your screen here about salt disobedience. During the salt disobedience, नमक सत्याग्रह के दौरान, after the Gandhi ji arrest, the Congress Working Committee sanctioned number 1 non payment of revenue in Royatwadi cases or Royatwadi areas. दूसरा, no चौकीदार tax campaign in जमींदारी areas, violation of the forest law in the central provinces. Which of the above statement is correct? क्या नमक सत्याग्रहण के दौरान रैयतवाड़ी क्षेत्रों में राजस्व देना बंद हो चुका था, चौकीदारी टैक्स देना जमींदारी एरिया में बंद हो चुका था, और सेंट्रल प्रोविंसेस में फॉरेस्ट नियम के उल्लंघन किए जा रहे थे? Which are the correct statement? Options here and time start now. Okay, I think you got the answer. Absolutely, D is the right answer. 1, 2 and 3 all are statement about during the salt disobedience movement. नमक सत्याग्रह के दौरान ये तीनों घटनाएं हुई थी. Let's see something about it. गांधी जी अरेस्ट came on 4 मई 1930. गांधी जी को 4 मई 1930 को गिरफ्तार करते ही when he had announced that he would lead a raid on धरसना, और जैसे ही उन्होंने घोषणा की कि वो धरसना में नमक सत्याग्रह को लेकर मतलब अनशन करेंगे on the west coast, Gandhi's arrest was followed by massive protest in Bombay, Delhi, कोलकाता, in सोलापुर. और इस तरह से देखा गया तो गांधी जी के गिरफ्तार होते ही बम्बई में, दिल्ली में, कोलकाता में, सोलापुर में जगह जगह एक तरह से प्रोटेस्ट होने लगा उनके लिए. वेयर द रिस्पॉन्स वाज मोस्ट फियर्स, और इसका रिस्पॉन्स बहुत ही मतलब भीभत्स था. आफ्टर गांधीज अरेस्ट CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी को सैंक्शंस कर दिया गया. नन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू इन रैयतवाड़ी एरियाज, और रैयतवाड़ी एरियाज में रेवेन्यू राजस्व देना बंद हो गया. चौकीदारी टैक्स जमींदारी सिस्टम पर मतलब एक तरह से नॉन चौकीदार टैक्स लगाया गया. और दूसरा बात है वायलेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉ इन द सेंट्रल प्रोविंसेस, और सेंट्रल प्रोविंस में वायलेशन किया गया फॉरेस्ट लॉ के नियम को. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन अबाउट वेवेल प्लान. वेवेल प्लान अराइव एट द सिमला कॉन्फ्रेंस 1945 प्रोवाइडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? नंबर 1 इंडिनाइजेशन ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, removing of any caste and religion based quota in the executive council, and third partition of India. बेवेल प्लान के उद्देश्य से इनमें से कौन सा निकलकर सामने आया था? ऑप्शंस हियर एंड टाइम स्टार्ट नाउ. I think you can use elimination method. 3 is optionally incorrect, and now 1 are both in statement. So second, thinking about it, is there any thinking about quota for caste or religion based in this executive council about Bevel plan? I think it's an absolutely incorrect statement. So you got the answer. C is the absolutely right answer. 1. As per the plan, I mean Bevel plan, all the members of the council except Viceroy and the commander in chief would be the Indians. वायसराय को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी के सभी मेंबर काउंसिल के भारतीय सदस्य होंगे. इट सेड, कहा गया कि काउंसिल देयर वुड बी इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कास्ट ऑफ हिंदूज मुस्लिम. हिंदू और मुस्लिम की संख्या का जो प्रतिनिधित्व होगा वो बराबर बराबर होगा. इट प्रपोज ए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नॉट इट्स पार्टीशन. इसमें विभाजन की बात नहीं की गई थी, बल्कि भारत का भविष्य में कैसा संविधान होगा इस पर चर्चा किया था बेबल प्लान में. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट इन स्क्रीन. कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट रैयतवाड़ी सिस्टम. रैयतवाड़ी सिस्टम पर विचार करते हुए बताइए कि विच ऑप्शन आर करेक्ट. इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंड्रा रीड. क्या ये थॉमस मुनरो और अलेक्जेंड्रा रीड के द्वारा लाया गया था? मेजर एरिया ऑफ इंट्रोडक्शन इंक्लूड, क्या इसमें मद्रास, बम्बई और कुछ असम के कुछ हिस्से, कुर्ग के कुछ हिस्से,
ब्रिटिश भारत में शामिल थे। द ओनरशिप राइट्स वे हैंडेड ओवर टू द पीसेंट, और ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम में जो ओनरशिप था वो क्या किसानों के हाथ में दे दिया गया था? थिंक अबाउट इट। ऑप्शन हियर एंड टाइम स्टार्ट नाउ। अबाउट रैयतवाड़ी सिस्टम, यू नो अबाउट दैट रैयतवाड़ी सिस्टम? Okay, your time finished. D is absolutely right answer. 1, 2 and 3 all are correct about Rayatwadi system. Let's see about it. Rayatwadi system was a land revenue system in British India and introduced by Sir Thomas Munro in 1820, based on the system administered by the Captain Alexander Reed. System was exactly opposite to the Zamindari system. ये जमींदारी सिस्टम के just opposite था. In this system, पीसेंट वेर गिवन टू द ओनरशिप, किसानों को ही मालिकाना हक दे दिया गया था ज़मीन का, कि वो खुद इस ज़मीन का मालिकाना हक ले, उसको उसमें उपजा खेती करे और खेती का एक निश्चित हिस्सा एक निश्चित समय के पश्चात आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को चुकाएं। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन मद्रास प्रेसिडेंसी, ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी में, और फिर इसको आगे बढ़ा दिया गया बम्बई में, बंगाल के कुछ हिस्से में, असम के कुछ हिस्से में, और कर्नाटक का कुर्ग क्षेत्र था वहाँ पर भी रैयतवाड़ी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिगार्डिंग स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट पर विचार करते हुए बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट दिए गए एवं स्टेटमेंट में सही है। चीफ फॉरनर्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वेयर लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष। मतलब स्वदेशी मूवमेंट के कर्ता धर्ता अगर कहा जाए, चीफ इसके रनर कौन थे? क्या ये लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्रपाल थे और अरविंद घोष थे? स्वदेशी एक स्ट्रेटजी है, वॉज ए की फोकस of Mahatma Gandhi, who described it as a soul of स्वराज। क्या ये महात्मा गांधी का की फोकस था जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि स्वराज ही एक तरह से मुख्य उद्देश्य है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, सिमिलर मूवमेंट वॉज गोइंग ऑन सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एज ए वंदे मातरम मूवमेंट। इज इट राइट? स्वदेशी मूवमेंट के दौरान क्या दक्षिण भारत में वंदे मातरम जैसा कुछ चल रहा था? सोचिए सोचिए। ऑप्शन हियर 1, 2, 3। Okay, I think you can easily eliminate 3, 3, 3 because there is nothing happening in southern part of the country. I mean, there is no Vande Mataram movement similar to the Swadeshi movement. So you can got the answer 1 and 2. Absolutely right answer. Let's see about it. The main policy of Swadeshi movement included boycotting all types of British products. जितने भी ब्रिटिश की सरकार के या ब्रिटिश लोगों की जो वस्तुएं थी उनका बायकॉट करना था, बहिष्कार करना था, एंड रिस्टोरेशन द ओल्ड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ावा देना था। द चीफ फॉरनर ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट वाज अवेयर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, वीर सावरकर एंड सो ऑन। स्वदेशी एज ए स्ट्रेटजी वॉज ए की फोकस ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का की फोकस था स्ट्रेटजी ये स्वदेशीकरण का, जिन्होंने डिस्क्राइब किया था कि स्वराज का जो सेल्फ उद्देश्य है वही इसका मूल उद्देश्य है। मतलब स्वदेशी का मूल उद्देश्य इसकी आत्मा में क्या बसा है? सेल्फ रूल। इट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल एंड वॉज ऑल्सो कोल्ड इन द वंदे मातरम मूवमेंट। ये वंदे मातरम मूवमेंट जो था वो दक्षिण भारत में नहीं बल्कि बंगाल में चल रहा था। आपको पता होगा स्वदेशी मूवमेंट के दरमियान, चूंकि इसको भारत छोड़ो आंदोलन, माफ कीजिएगा मैंने क्या बोलता था उसको, बंगाल विभाजन के जो घोषणा होने की जो संभावना हो रही थी, उसके अटकलें जो लग रही थी, उसके एक विरोध में प्रदर्शन किया गया था और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा अमार सोना बंगला लिखा गया उसी दौरान, जो आगे चलकर आपको पता होगा स्वदेशी मूवमेंट के बाद बंगाल विभाजन के दौरान जो अमार सोना बंगला लिखा गया और ये आगे चल के बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बना। इसी दौरान भारत जब मतलब बंगाल विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर जब 1905 को पूरी तरह से घटित हो गया, तो उस दिन शोक दिवस मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे के हाथों में कलाई में राखियाँ बांधी ताकि ये स्पष्ट रूप से संदेश मिला। तो ये स्वदेशी मूवमेंट के बाद का फीचर था। ओके, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। इल्बर्ट बिल से संबंधित क्वेश्चन है। इल्बर्ट बिल, यू नो अबाउट इल्बर्ट बिल। ओके, लेट्स क्वेश्चन। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी इज सेट टू बी ए हाई वाटरमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, जैसा कि आप जानते हैं इसके बारे में। इसका इट इज़ बिकॉज इन्वॉक इशू क्यों उठा था ये? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द इंडियंस एंड यूरोपियंस के कारण, सिक्योरिटी लैप्सेस ऑन द इंडियन बॉर्डर्स स्पेशली ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, और सप्रेशन ऑफ इंडियन मीडिया हाउसेस एंड देयर नेशनलाइजेशन बाय द गवर्नमेंट
Which are correct statement? I think there is simple English, so I don't want to spend some more time on explanation of Hindi. Let's see what is the answer. You think about Ilbert Bill controversy. I know I would like to give some hints. Ilbert Bill controversy is happening during the Ripon period. You know, Ripon is very good governor. Okay, let's see. I think you got the answer. A is absolutely right answer and nothing is about it. Let's see something about it. Lord Ripon wanted to remove two kinds of law that had been prevalent in India. दो कानून भारत में लागू हो रहे थे. एक कानून according to the system of law, European could be tried only by the European judges. यूरोप के लोगों को पर जो मुकदमा चलाया जाएगा वो केवल और केवल यूरोपियन जजेस ही चला सकते हैं और यूरोपियन मजिस्ट्रेट ही चला सकते हैं. ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था भारतीयों और यूरोपियनों के बीच, ये क्यों हो रहा था? इस रिपन इसके खिलाफ थे. इसी कारण तो मैंने कहा स्टार्ट में कि रिपन जो है भारत के उद्धारक कहा जाते हैं. फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने तो उनको उद्धारक कहा है, हालांकि उनके द्वारा बहुत ही बेहतरीन कार्य किया गया है. आपको इसके बारे में डिटेल पढ़ना चाहिए. अगर आप इच्छुक हैं तो आप कृपया करके मुझे बताइए इसके बारे में 2-3 लाइन और कि रिपन के द्वारा क्या क्या भारत में सुधार किए गए. आपको एक में हिंस देता हूँ. इन्हीं के कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुई थी, स्थानीय स्वशासन जिसको बोलते हैं, उसकी एक तरह से नींव पड़ गई थी. चलिए आगे आप इसके बारे में और बताइएगा हमको, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं. और अगला क्वेश्चन मतलब इसी से संबंधित मैं और कुछ बताता हूँ. डिस्क्वालिफिकेशन वाज अनजस्ट एंड इट वाज sought टू कास्ट ए नीडलेस discredit and dishonor upon the Indian members of the judiciary. C.P. इल्बर्ट एक लॉ मेंबर थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक बिल 1883 में, ताकि ये अबॉलिश किया जा सके, ये डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था जुडिशरी में भारत और अंग्रेजों के अधिकारियों के बीच, ये खत्म हो जाए. बट यूरोपियन अपोज दिस बिल. और आपको पता होगा इससे संबंधित एक श्वेत विद्रोह हुआ था. अगर पूछा जाए क्वेश्चन किसी और दिन कि श्वेत विद्रोह किससे जुड़ा हुआ, तो यू कैन सिंपली से दिस इज इल्बर्ट बिल. They even raised a fund of 1,50,000 rupees and established an organization called Defense Association. They also suggested that it was better to end the English rule in India than to allow the English to be subjected to the Indian judges and magistrate. The press in England joined the issue, hence Ripon amended the bill to satisfy the English in India and England. Next question on screen about स्वर्ण सिंह कमेटी. स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा क्या क्या इंक्लूड किया गया था इस कमेटी में? फंडामेंटल ड्यूटीज, ड्यूटी टू पे टैक्सेस, टैक्स को पे कीजिए, फैमिली प्लानिंग की बात की गई थी और कास्टिंग वोट की बात की गई थी. आई थिंक इट्स अ सिंपल क्वेश्चन बट यू कैन ध्यान रहे स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा जो सजेशन दिया था उस सजेशन में क्या क्या लिया गया था, ना कि स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा क्या क्या बताई गई थी. तो आपके ख्याल से, मेरे ख्याल से इसका सवाल आपको मिल चुका होगा. इसका सही जवाब है ए इज द राइट आंसर. ओनली ए इज द राइट आंसर. केवल और केवल एक, ड्यूटीज. स्वर्ण सिंह कमेटी सजेस्टेड इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ 8 फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में शामिल करने की बात कही थी. सर्टन रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी वर नॉट एक्सेप्टेड. आपको पता होगा कि बहुत से जो सुझाव जो दिए गए थे इस कमेटी के द्वारा उसको नहीं स्वीकार किया गया था. नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको संविधान में शामिल ही नहीं किया गया. ये क्या क्या थे तो देखिए ध्यान से. दिज इंक्लूडेड, क्या क्या शामिल किया गया? पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ सच पेनल्टी और पनिशमेंट एज मे बी कंसिडर्ड appropriate for a non-compliance or refusal to observe any of the duties. सबसे पहली बात तो उनके इस विश्वास को, मतलब इस विचार को ठुकरा, मतलब कोई पेनल्टी नहीं लगाया जाएगा अगर आप ड्यूटी पालन नहीं करते हैं. तो आपको पता होगा कि बहुत से ऐसे कर्तव्य जिसका उल्लंघन हम लोग आए दिन कर देते हैं, तो क्या उसके लिए आपको सजा मिलती है? चूँकि नहीं मिलती है. लेकिन अफसोस की बात है कि भारतीय नागरिक इतने जागरूक नहीं है कि उनको अपने ड्यूटीज़ के बारे में और अपने मतलब कहते हैं कि कर्तव्य जो है वो अधिकार के साथ आता है. लेकिन हम लोग जो है अपने अधिकारों के लिए तो लड़ाई लड़ लेते हैं, लेकिन जिस दिन हमकी बात आती है अपने कर्तव्य की पूरा करने का, उस दिन हम मुंह मोड़ लेते हैं. यही तो हमारे भारतीयों की मतलब एक गंदी पहचान है. इस गंदी एटीट्यूड को जल्द से जल्द अगर दूर करेंगे तभी हम अपने आप को एक विकसित देश की तरफ बढ़ा पाएंगे. ऐसे सिर्फ हम अधिकार की मांग करें और कर्तव्य का पालन बिल्कुल ना करें और बहुत कम करें, तो मेरे ख्याल से दुखद स्थिति है ये भारत के लिए. और एक यूपीएससी कैंडिडेट होने के नाते ऑफकोर्स वी शुड बी फॉलो आवर ड्यूटीज़. और ड्यूटीज़ बहुत खतरनाक नहीं है, बहुत इजी ड्यूटीज़ है, बट वी डोंट फॉलो रेगुलरली. वी जनरली हम लोग जानबूझ के तोड़ देते हैं. चलिए बहुत बोल दिया मैंने, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, लेकिन आप सोचिए इस पर. नो लॉ इम्पोजिंग सच पेनल्टी और पनिशमेंट शेल कॉल बी इन क्वेश्चन इन कोर्ट. आपको पता होगा आपको कोर्ट में इसके लिए घसीटा नहीं जा सकता है.
on the ground of infringement of any fundamental rights or on the ground of the repugnancy to the any other provision of the constitution. Duty to pay tax should also be a fundamental duty to the citizen. You know about that कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ टैक्स पे करना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये भी बताया गया था, लेकिन क्या ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है? नहीं आता है। टैक्स हम लोग पे करें ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता होगा 135 करोड़ की जनसंख्या है और उसमें कितने करोड़ लोग आपको पता होगा डायरेक्ट टैक्स देते हैं। जी हाँ, आपको बताने में बहुत खुशी नहीं हो रही है, मात्र उसके 1.5 से 2% ऐसे लोग हैं जो टैक्स चुकाते हैं। सोचिए तो भारत अपने आप को कैसे लीड कर पाएगा विश्व के देशों के साथ? जब तक आप अपने ड्यूटीज़ को पूरा नहीं करेंगे, टैक्स भरपाई नहीं करेंगे, आप टैक्स चोरी करेंगे, टैक्स अवॉइडेंस करेंगे, टैक्स में लूप होल खोजेंगे, तो सरकार का राजस्व जब होगा नहीं तो सरकार काम कैसे करेगी? इस पर आपको सोचना चाहिए। चलिए हम किसी और दिन इस पर डिस्कस करेंगे मेंस के लिए कि हम लोग वास्तव में टैक्स क्यों नहीं चुकाते हैं, आखिर क्या क्या लूप होल्स हैं कि टैक्स होल्स इतने क्रिएट हुए हैं, टैक्स बॉयंसी क्यों नहीं हो पाता है भारत सरकार के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कमिटी ऑन द प्राइवेट मेंबर बिल एंड रेजुलेशन। ये जो प्राइवेट मेंबर बिल आता है उस पर, उस कमिटी पर विचार करते हुए बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट दिया गया सही है। कमिटी क्लासीफाई बिल एंड अलोकेट टाइम फॉर डिस्कशन ऑन द बिल्स एंड रेजुलेशन इंट्रोड्यूस बाय द प्राइवेट मेंबर्स। दूसरा, दिस इज अ स्पेशल कमिटी ऑफ लोकसभा ओनली। क्या ये केवल लोकसभा में आता है? मतलब ये जो प्राइवेट मेंबर बिल्स जो है वो केवल लोकसभा के लिए बनाया गया है। इन द लोकसभा इट इज चेयर्ड बाय द डेप्यूटी स्पीकर। क्या ये लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर के द्वारा चेयर किया जाता है इस कमेटी का? आई थिंक दिया गया सारा स्टेटमेंट गलत है या सही है, बताइए। आपके समय शुरू हो चुके हैं। ओके, इसका सही जवाब है डी, 1, 2 and 3 ऑल आर राइट स्टेटमेंट अबाउट प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड रेजुलेशन। उसके कमेटी के बारे में बता रहा था मैं। द कमेटी क्लासीफाइज, ये जो कमेटी जो बनाया जाता है प्राइवेट मेंबर्स के लिए, क्लासीफाई करता है बिल एंड एलोकेट और समय देता है फॉर डिस्कसिंग द बिल्स एंड द रेजुलेशन, जो कि इंट्रोड्यूस किया था प्राइवेट मेंबर। यू नो अबाउट द प्राइवेट मेंबर बिल्स। और प्राइवेट मेंबर्स कौन होते हैं? प्राइवेट मेंबर उनको कहते हैं जो मंत्री के अलावा होते हैं, अदर देन मिनिस्टर। दिस इज ए स्पेशल कमेटी ऑफ लोकसभा ओनली। ध्यान रहे केवल लोकसभा का होता है। एंड कंसिस्ट 15 मेंबर इंक्लूडिंग द डेप्यूटी चेयरमैन या डेप्यूटी स्पीकर ऑफ इट्स चेयरमैन। और डेप्यूटी स्पीकर इसके चेयरमैन होते हैं। राज्यसभा डज नॉट हैव एनी सच कमेटी। राज्यसभा का ऐसा कोई कमेटी नहीं होता है। द सेम फंक्शन इन द राज्यसभा। हालांकि अब बोलेंगे राज्यसभा में नहीं होता है तो अगर प्राइवेट मेंबर बिल्स किसी राज्यसभा में लाना जा होगा तो कैसे होगा? इसके लिए कोई कमेटी नहीं है। तो जी हाँ, इसका वही मतलब इसके पैरेलल में कमेटी है। उस कमेटी का नाम है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी फॉर राज्यसभा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ थैंक्स। ये धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में सोचिए और बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ध्यान रहे इनकरेक्ट पूछा गया है। इट इज एड्रेस्ड बाय द लीडर ऑफ द हाउस। क्या ये मोशन ऑफ थैंक्स जो होता है ये लीडर ऑफ जो हाउस होता है उसके द्वारा लाया जाता है, एड्रेस किया जाता है। द मोशन इज पुट टू वोट इन द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्या ये मोशन को दोनों हाउस में वोट के लिए रखा जाता है? इट इज एड्रेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी न्यू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। क्या ये हर नए सेशन के प्रारंभ में लाया जाता है पार्लियामेंट में? चलिए सोचिए, आपके समय शुरू हो चुके हैं। देखिए आपको हिंट्स दिया गया है कि ये जो मोशन ऑफ थैंक्स जो होता है क्या ये दोनों हाउस में लाए जा सकते हैं, पुट किए सकते हैं? तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे, 2 2 2। तो आप अपने आंसर में पहुंच चुके हैं। सी इज द राइट स्टेटमेंट बिकॉज 2 इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और यही पूछा ही गया था कि सी जो है 1 और 3 अपोजिट स्टेटमेंट है। सी जो है वो अपोजिट स्टेट, 1 और 3 आर इनकरेक्ट। ये लीडर ऑफ हाउस के द्वारा नहीं लाया जाता है मोशन ऑफ थैंक्स। यू नो अबाउट दैट। मोशन ऑफ थैंक्स सीधा सा धन्यवाद प्रस्ताव। फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, हर नए जनरल इलेक्शन के पश्चात। और पहला सेशन हर साल फिजिकल ईयर जो होता है जैसे ही एड्रेस किया जाता है उसके बाद प्रेसिडेंट के द्वारा ये लाया जाता है, ना कि ये जो ऊपर दिया गया था मोशन ऑफ थैंक्स इज इंट्रोड्यूस बाय लीडर ऑफ द हाउस। ये गलत है। लीडर ऑफ हाउस के द्वारा नहीं, इसको एड्रेस किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। इन इस एड्रेस प्रेसिडेंट आउटलाइन द पॉलिसी एंड द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रीसीडिंग ईयर एंड इंस्यूरिंग ईयर। राष्ट्रपति सरकार के आने वाले और जो वर्तमान जो बीत चुका है उसके बारे में इसकी सरकार की जो प्रोग्राम्स है, नीतियां हैं, गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है उस पर विचार करते हैं।
दिस एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिस्कस इन द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ऑन मोशन कोल्ड मोशन ऑफ थैंक्स। ये दोनों हाउस में इस पर चर्चा होता है, जिसको हम लोग धन्यवाद प्रस्ताव बोलते हैं। एट द एंड ऑफ द डिस्कशन द मोशन इज पुट टू वोट, और उसके बाद फिर इस पर एक वोट होता है। ध्यान रहे, धन्यवाद प्रस्ताव पे अगर मोशन जो वोट के लिए रखा जाता है, मोशन ऑफ थैंक्स पर अगर ये प्रस्ताव पार नहीं हुआ तो सरकार को विफल माना जाएगा और सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। देना पड़ सकता है क्या? देना पड़ जाएगा। दिस मोशन मस्ट बी पास इन द हाउस अदरवाइज इट अमाउंट्स टू डिफीट द गवर्नमेंट। दिया है जो मैंने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉलोइंग केसेस एंड बताइए कि इसमें दिए गए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। पहला ऑप्शन है चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट। ओके, मतलब सीधा सा बात है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन, आपको पता होगा जैसे जेपीएससी है, स्टेट यूपी का है, वो उसी तरह है। तो क्या इसके जो चेयरमैन है और इसके जो सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो गवर्नर के द्वारा होती है, लेकिन क्या इसको रिमूव केवल और केवल राष्ट्रपति ही कर सकते हैं? दूसरा, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन relinquish their offices at any time by addressing their resignation to the president। क्या वो अपने इस्तीफा को किसी भी वक्त राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं और रेजिग्नेशन दे सकते हैं, अपने पद को खाली कर सकते हैं। और तीसरा है रिकमेंडेशन मेड बाय द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर ओनली ऑफ एडवाइजरी नेचर एंड नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा क्या कोई जो सलाह और जो रिकमेंडेशन दिया जाता है वो केवल और केवल एडवाइजरी नेचर का है, सलाहकारी नेचर का है, और क्या वो भारत सरकार पर लागू नहीं होता है। चलिए सोचिए, आपके समय शुरू होते अब। चलिए इसका सही जवाब मिल चुका होगा मेरे ख्याल से। सी इज द राइट आंसर। 1 and 2 3 2 इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्टेट पब्लिक सर्विस, देखिए, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन relinquish their offices at any time by addressing their resignation to the governor, not the president. That's why the key, वो थोड़ा सा हिंस था, आपको पकड़ना था कि ये जो रेजिग्नेशन देते हैं वो प्रेसिडेंट को देने जाते हैं क्या? नहीं, ये गवर्नर को रेजिग्नेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन हटाने का प्रक्रिया हो तो वो सिर्फ राष्ट्रपति, हटाना अलग होता है, त्यागपत्र अलग होता है। ओके, आप त्यागपत्र और हटाना एक ही नहीं समझ लीजिएगा। त्यागपत्र तो गवर्नर को सौंपा जा सकता है। आप अगर किसी भी मतलब जेपीएससी हो या फिर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हो या फिर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर हो या चेयरमैन ही हो, और आपको किसी समय लगा कि अब मैं इस नौकरी से उब गया हूँ, तो आप चाहे तो अपना इस्तीफा, अपना रेजिग्नेशन लेटर गवर्नर को दे दीजिए। चलिए 5वां क्वेश्चन है स्क्रीन पर, कंसिडर द फ्लोइंग अबाउट द टर्म्स ऑफिस ऑफ द गवर्नर। ये जो राज्यपाल के जो पद होते हैं उस पर विचार करना है आपको। गवर्नर कैन रिजाइन एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग ए रेजिग्नेशन लेटर टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ओके, मतलब सीधा सीधा जो राज्यपाल होते हैं अपना इस्तीफा किसी भी वक्त राज्य के मुख्यमंत्री को दे सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन द ग्राउंड्स अपॉन विच ए गवर्नर में बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट। क्या भारत का संविधान ये बिल्कुल नहीं बताता है कि गवर्नर को किस आधार पर हटाया जाए? प्रेसिडेंट के द्वारा। चलिए इसका सही जवाब, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। जिसको राज्यपाल की बेसिक नॉलेज होगी दे कैन ईजिली नो अबाउट दैट, कि एक थिंग तो आपको पता होगा कि राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्लेजर पे होते हैं, तो वो चीफ मुख्यमंत्री को क्यों इस्तीफा देने जाएंगे? चलिए इसका सही जवाब बी है, ओनली 2 इज द राइट आंसर। रेजिग्नेशन लेटर इज सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट एंड नॉट टू द चीफ मिनिस्टर। सिंपल। Governor holds the office for a term generally 5 years from the date on which he enters upon his office. However, this term of the 5 years is subjected to the pleasure of the president. लेकिन ये जो 5 साल का जो जनरली कालकाल बताया जाता है ये राष्ट्रपति के प्लेजर पे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे है। सुप्रीम कोर्ट held that the pleasure of the president is not justifiable. The governor has no security of the tenure and no fixed term of office. He may be removed by the president at any time without mentioning any grounds for his removal. ध्यान रहे, अगर मानते हैं किसी राज्यपाल को राष्ट्रपति ने हटा दिया क्योंकि उनके प्लेजर पे हैं,
तो क्या कोई राज्यपाल अपने पद की गरिमा को बचाने के लिए या अपने पद की सुरक्षा के लिए क्या वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा? क्या उसको ऐसा पावर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, बिल्कुल गलत है, इट्स नॉट जस्टिफिएबल। आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ठकठका नहीं सकते हैं। Next question, an economic is said to have reached its highest possible civil efficiency when? किसी भी इकोनॉमिक को कब अपनी उच्चतम दक्षता पाले कहा जा सकता है, कब पहुंच जाता है? जब अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हैज़ बीन कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड एट a zero level, equal income level has been reached for all economic agents, factor of production are allocated optimally in the production of goods and services, or finally economic is utilizing all its natural resources in the production. चलिए, आई थिंक दिस इज द सिंपल क्वेश्चन बिकॉज यू नो अबाउट दैट इकोनॉमिक सबसे अपनी बेहतर स्थिति पे तब होता है जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर एलोकेटेड ऑप्टिमली इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Economic efficiency is when every scarce resources in an economic is used and distributed among the producer and the consumer in a way that produces the most economic output and benefit to the consumer. Economic efficiency can involve efficient production decision within firms and industries, efficient consumption decision by the individual consumers, and efficient distribution of the consumer and the producer goods across the individual consumer and firms. It is not necessary that income levels will be equal when the resources are efficiently allocated. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर रिसोर्सेज का बराबर बंटवारा हो जाए तो सभी का इनकम बराबर हो जाएगा. देयर इज नो कंडीशन एट ऑल. सेकेंड क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस अकोमुलेशन ऑफ द कैपिटल स्टॉक इन इकोनॉमिक? विच इज द फॉलोइंग रिड्यूस कर देता है, घटा देता है अकोमुलेशन ऑफ द कैपिटल स्टॉक इन इकोनॉमिक? एक है डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स का डेप्रिसिएशन हो जाता है तब, स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर rather than capacity building of the financial institution. Which is the above statement is are correct? Okay, statement A is the right answer. Depreciation is a gradual decrease in the economic value of capital stock of a firm, nation or entity. Depreciation का सीधा सीधा मतलब होता है डिक्रीजेज इन द इकोनॉमिक वैल्यू, वो भी धीरे 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 कम होता चला जाना उसका वैल्यू, चाहे वो कैपिटल स्टॉक हो किसी फॉर्म का, किसी नेशन का, किसी एंटिटी का. इट कैन हैपन ईदर बाय द फिजिकल डेप्रिसिएशन लाइक वीयर टीयर और by changes in the demand for the service of the capital in question. Capital stock is anything that adds to productive capacity of economic. Spending on infrastructure actually increases the capital stock of a nation. ना कि ये घटाता है बल्कि ये बढ़ाता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर जब होगा और वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो डेफिनेटली ये कैपिटल स्टॉक को बढ़ा देगा किसी राष्ट्र का. थर्ड क्वेश्चन, इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज हैव बीन अनसर्टेन एंड वोलाटाइल. ये जो कैपिटल इनफ्लो होता है वैश्विक बाजारों पर वो हमेशा अनसर्टेन होता है, वोलाटाइल होता है, काउजिंग एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जिसके कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक्सचेंज रेट में क्राइसिस आ सकता है. अमॉन्ग द वेरियस सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल कैपिटल अवेलेबल टू इंडिया विच सोर्सेज इज मोस्ट प्रेफरेबल वन? कौन सबसे ज़्यादा पसंदीदा कैपिटल अवेलेबल है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल कमर्शियल फॉलोइंग और एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. दिस इज सिंपल क्वेश्चन. डी इज द राइट आंसर. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा है. एफडीआई इज वन ऑफ द रिलायबल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट. एफडीआई इन्वेस्टमेंट सेटअप बिजनेस इन इकोनॉमिक, प्रोवाइड जॉब्स, इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड जनरली एफडीआई थोड़ा सा स्टेबल होता है देन एफआईआई की तुलना में. Consider the following statement regarding participatory notes. Participatory notes are an instrument used for making investment in the stock markets. Okay, it is issued, not used. It is issued by a registered foreign institutional
FII to an overseas investor, or it is mandatory for an overseas investor to register themselves with the SEBI. Okay, I think there is a hints about it, so you can easily go with it. You can easily eliminate third, because you know about that. There is no mandatory condition for the investor to register themselves with the SEBI for issuing a participatory notes. So let's see about it. Participatory note, commonly known as P note, PN, is an instrument issued by a registered foreign institutional investor. FII के द्वारा, एक फॉरेन रजिस्टर के द्वारा इशू किया जाता है टू एन ओवरसी इन्वेस्टर को who wishes to invest in इंडियन स्टॉक मार्केट, जो इंडियन स्टॉक मार्केट में अपने आप निवेश करना चाहते हैं, जो बाहर के लोग हैं, विदेशी लोग हैं, विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ बाय विद द मार्केट रेगुलेटर. आप सेबी में अपने आप को बिना रजिस्टर्ड किए हुए, बिना सेबी के ताम झाम जो ढेर प्रकार के नियम कानून का पालन करना से बचना चाहते हैं और अपने आप को स्टॉक लिस्टेड करा लीजिए और बिना कोई झंझट के आप भारत में निवेश कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में निवेश कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, EBRD के बारे में क्वेश्चन है. यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट is an international financial institution that supports projects from Eastern Europe to the Central Asia and Southern and Eastern Mediterranean. ये जो EBRD का एक वैश्विक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि सपोर्ट करता है ईस्टर्न यूरोप से होते हुए सेंट्रल एशिया को और साउदर्न ईस्टर्न और मेडिटेरेनियन वाले लोगों को. द मैंडेट ऑफ द EBRD stipulate that it must only work in the countries that are committed to democratic principle. क्या ये केवल और केवल उन देशों को कहता है कि वहीं पर अपना जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है वो सेटअप करो. इंडिया इज एक्ट टू बी जॉइन यूरोपियन बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, EBRD. क्या भारत अभी तक इसमें प्रवेश नहीं कर चुका है या इसको शामिल होना बाकी है? ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है, आप अपने सवाल को लॉक कीजिए. आपका सही जवाब मेरे ख्याल से आसानी से मिल सकता था आप अगर समझते 3 को एलिमिनेट करने से, लेकिन अभी भी आप 1 तो सही है, एब्सोल्युटली 2, बट 2 इज ऑल्सो ए करेक्ट स्टेटमेंट, सो B इज द राइट आंसर. लेट्स सी समथिंग अबाउट इट. इंडिया जॉइंड द यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, EBRD में इंडिया ज्वाइन हो चुका है. 69वां शेयर होल्डर था, पेइंग द वे फॉर द मोर जॉइंट इन्वेस्टमेंट विद द इंडियन कंपनीज अक्रॉस द EBRDS region. Membership of the EBRD would enhance India's international profile, of course, and promote its economic interest. It will also give the access to the EBRD's countries to operation and sector knowledge. European Bank for Reconstruction and Development is an international financial institution that supports projects in over 30 countries, for Eastern Europe to the Central Asia and to the Southern and the Eastern Mediterranean, investing primarily in private sector clients whose needs cannot be fully met by the market. EBRD promotes entrepreneurship and foster the transition towards the open and democratic market economics. ये डेमोक्रेटिक और ओपन मार्केट इकोनॉमिक को प्रमोट करने के लिए बना है और एक तरह से कह सकते हैं कि यूरोप से होके मध्य एशिया और सेंट्रल एशिया और सदर्न एशिया के लोग के वहाँ के एक तरह से ऋण की सुविधा प्रदान करता है. Next question, partition of Bengal was revoked in 1911 by Lord Curzon, Lord Hardinge, Lord Minto, Lord Chelmsford. This is simple. लॉर्ड हार्डिंग, जिस पर बम फेंक दिया गया था रासबिहारी घोष के द्वारा 1911 में, उसके बाद दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई, कलकत्ता से हस्तांतरण करके बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया. ये सब सारी घटनाएं हुई थी ड्यूरिंग द बंगाल 1911. Let's see something about it. In July 1905, Curzon announced the partition of the undivided Bengal presidency. Curzon left for the Britain in 1905. Curzon भारत से वापस 1905 में चला गया. But the agitation continued for many years. लेकिन ये जो एजिटेशन था वो लगातार चलता रहा और फाइनली partition was
फाइनली रिवर्स, उसको पलट दिया गया और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग उस समय भारत के वायसराय थे, इन द फेस ऑफ अंडर रिलेंटिंग द पोजिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 1720 द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनेक्टेड द कैलिको एक्ट। व्हाट इज रिलेटेड टू इट? कैलिको एक्ट इज अ compulsory use of English language in company affairs. Second, banning of company official from private trade. Banning the use of printed cotton textile imported from India. Or finally, disallowing Indians from entering civil services. Calico Act is related with what? Okay, this is the simple but something knowledgeable required. Banning of use of printed cotton textile imported from India, that is related to the government Calico Act. Calico Act banned the import of the most cotton textile into England. इंग्लैंड में सूती वस्त्र का निर्यात आयात ना हो, इसके लिए एक नियम लाया गया था, कैलिको एक्ट, फॉलोड बाय द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द सेल ऑफ द मोस्ट कॉटन टेक्सटाइल. इट वाज ए फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म. एक तरह से ये संरक्षणवाद था, आर्थिक संरक्षणवाद अंग्रेजों के लिए, ताकि यूरोप के बाजार में भारतीय कपड़ा प्रवेश ना कर पाए. लार्जली इन द रिस्पॉन्स ऑफ इंडियन, पार्टिकुलरली बंगाल, विच डोमिनेटेड वर्ल्ड कॉटन टेक्सटाइल मार्केट इन द टाइम. उस समय बंगाल जो था वो वस्त्र उद्योग के ख्याति प्राप्त उद्योग जगह था, और उसकी जो प्रकाष्ठा थी उस पर एक तरह से अंकुश लगाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा चाल चला गया और कैलिको एक्ट लाया गया. द एक्ट वाज ए परकर्सर टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इसने भारत के औद्योगिक अर्थव्यवस्था को और औद्योगिक रेवोल्यूशन क्रांति को एक तरह से धक्का पहुंचा दिया. When Britain eventually surpassed Indian as the world's leading textile manufacturer in the 19th century. और उसी के एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी लाश पे चढ़कर, भारतीय उद्योगों के ऊपर चढ़ाई कर कर अंग्रेजों ने अपने उद्योग विकसित किए. द होम रूल मूवमेंट, थर्ड क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. होम रूल मूवमेंट ऑफ 1916 डिड नॉट एम्फेसाइज. किस पर बल नहीं देता है? होम रूल मूवमेंट, यू नो अबाउट द तिलक और एनी बेसेंट. रिवाइवल ऑफ स्वदेशी, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन फॉर इंडिया, कंप्लीट इरोजन ऑफ ब्रिटिश सॉवरेनिटी ओवर इंडिया, और सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द कम्युनिटीज ऑफ इंडिया. डिड नॉट एम्फेसिस, किस पर बल नहीं देता था? आई थिंक 3 and 4 is absolutely right, because you know 1 is absolutely correct, so you can't involve 1 and 2. 2 is also important, right? Let's see 3 and 4 why is correct. Home rule movement aimed to get self government for India within the British Empire and not complete erosion of British sovereignty. भारत की संपूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं हो रही थी, ब्रिटिश के अधीन रहते हुए, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए ऐसा बताया जा रहा था. होम रूल मूवमेंट बिलीव दैट फ्रीडम वाज द नेचुरल राइट ऑफ द ओल्ड नेशन. दे डिडंट एम्फेसाइज ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट. होम रूलिंग सेपरेट इलेक्टोरेट की बात बिल्कुल नहीं करता था. आपको 1909 का एक्ट पढ़ना होगा, उसके बारे आप समझ पाएंगे. मार्लियामेंट हो, वो जो रिफॉर्म्स लाया गया था, वो रिफॉर्म्स तो नहीं था, लेकिन एक तरह से सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला कदम उठाया गया था. ओके, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिगार्डिंग द यंग बंगाल मूवमेंट. यंग बंगाल मूवमेंट ने क्या महिलाओं और उनके शिक्षा, उनके अधिकारों की बगालत की? अटैक्ट ऑन द ओल्ड ट्रेडिशन एंड डिसेंट कस्टम्स. क्या इन्होंने पुराने ट्रेडिशंस और डिसेंट कस्टम्स का विरोध किया? ऑर्गेनाइज डिबेट्स अगेंस्ट आइडल वर्शिप, ये मूर्ति पूजा का विरोध. Which of the following statement are correct? Got the answer? 1, 2 and 3 all are correct statement about Henry Vivian D'Arezzo, the founder of the Young Bengal movement. He taught the Hindu College, Calcutta. His followers were also known as D'Arezzian, and their movement, the Young Bengal movement, they attacked old tradition and descended customs. पुरानी रीति रिवाजें, परंपरागत रूढ़ी सोचवाद, ये उन चीज़ों का उन्होंने विरोध किया. एडवोकेट वुमेन्स राइट्स एंड देयर एजुकेशन. दे फाउंडेड द एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइज
debates against idol worship, casteism, superstition, मूर्ति पूजा, छुआछात, ये अंधविश्वास, उन चीज़ों का विरोध किया गया. With the reference to the Champaran Satyagraha of 1917, 1917 Champaran Satyagraha, consider the following statement. First statement, word Satyagraha was used for the first time in India in this agitation. तिनकटिया system was associated with this movement. तिनकटिया प्रथा के इससे जुड़ी हुई था. Rajendra Prasad and J.V. Kripalani participated in this movement. Options here and option are, time start now. Okay, one is absolutely incorrect. So you got the answer. C is the right answer. 2 and 3. What Satyagraha was used the first time in this agitation is the wrong statement. What Satyagraha was used for the first time in एंटी राउलेट एक्ट एजिटेशन. पहला बार सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल एंटी रोलेट एक्ट के समय किया गया था. रोलेट एक्ट, यू नो अबाउट द रोलेट एक्ट, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन अबाउट रोलेट एक्ट एंड सम पृष्ठभूमि अबाउट इट, व्हाई इट्स हैपन, व्हाई इट्स कम डाउन. गांधी जी वॉज रिक्वेस्टेड टू राजकुमार, गांधी जी वॉज रिक्वेस्टेड, राजकुमार शुक्ल एक व्यक्ति थे किसान चंपारण के, उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया, चलिए चंपारण होके आइए, पता कीजिए वहाँ के चंपारण के हालात को, और फिर लुक इनटू द मैटर ऑफ द प्रॉब्लम्स द फार्मर्स टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स. जो नील की खेती करने वाले किसानों की ये हालात थी बिहार में, चंपारण में, इसकी स्थिति को जानने परखने के लिए राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी से रिक्वेस्ट किया गया कि आइए चंपारण आइए. यूरोपियन प्लांटर्स हैड बीन फोर्सिंग द पीसेंट टू ग्रो इंडिगो. यूरोपियन प्लांटर्स ने तो एक तरह से दबाव देकर किसानों को कहा कि 3/20 हिस्से पर इंडिगो उगाना ही पड़ेगा टोटल, और इसी को कहा गया तिनखटिया प्रथा. When towards the end of the 19th century, German synthetics replaced indigo. और एक समय ऐसा आया जब 19th century खत्म हो रहा था, उस समय जर्मन साइंटिफिक डाइज खोज लिया गया था, जिसके पश्चात क्या हुआ कि इस इंडिगो का उगाना कोई फायदेमंद नहीं रहा, और यूरोपियन प्लांटर्स डिमांडेड हाई रेंट्स एंड इलीगल. और यूरोपियनों ने प्लांटर से कहा कि तुम डिमांड चुका दो, डिमांड दे दो, रेंट दे दो. इलीगल रूप से उनका इकट्ठा होने लगा. ड्यूज फ्रॉम द पीसेंट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स बिफोर द पीसेंट कुड शिफ्ट टू द अदर क्रॉप्स. दूसरे क्रॉप में वो जाते इससे पहले उनसे ढेर सारा वसूला और हर्जाना वसूल लिया गया. बिसाइड द पीसेंट वे आर फोर्स्ड टू सेल द प्रोड्यूस एट द प्राइसेस फिक्स्ड बाय द यूरोपियंस. When Gandhiji joined the now by Rajendra Prasad, Majhurul Haq, Mahadev Desai, Narhari Pakhi, J.B. Kripalani reached Champaran to probe into the matter. जब उन्होंने मैटर में घुसने की कोशिश की, authority order to him, leave the area at once. तुरंत जगह को छोड़ दो. महात्मा गांधी कहें, महात्मा गांधी से धमकी दिया गया महात्मा गांधी को, ये जगह तुरंत खाली कर दिया जाए, तुरंत लिख जाइए, निकल जाइए यहाँ से. गांधी ने मना कर दिया और बोला मुझे जो सजा मिलना है मिले, मैं सजा की चिंता नहीं करता हूँ. This passive resistance या civil disobedience of the unjust order was a noble method at the time. Finally, the authorities retreated. और फिर authorities को तो retreat होना ही था. Permitted Gandhi to make an inquiry. फिर गांधी जी को बोला ठीक है आप जाइए इंक्वायरी कर लीजिए. Now the government appointed a committee to go into the matter and nominated a Gandhi as a member. और गांधी जी को इस nominated एक जो कमेटी बनाया गया था उस कमेटी का सदस्य भी बनाया गया. गांधी जी वॉज एबल टू कन्विंस द ऑथोरिटीज. गांधी जी इतने ही होशियार थे, उन्होंने ऑथोरिटीज को कन्विंस कर लिया. फॉर द इलीगल ड्यूज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द देम. ये जो आपने जो सिस्टम तिनकटिया सिस्टम लगाया गया है, इस सिस्टम को अबॉलिश किया जाए और पीसेंट से जो पीसन को मुआवजा दिया जाए, क्षतिपूर्ति किया जाए. एज कंप्रोमाइजेस द प्लांटर्स ही एग्रीड दैट ओनली 25% ऑफ द मनी टेकन शुड बी कंपेंसेटेड. और 25% मुआवजा किसानों को वापस मिल जाएगा. ये गांधी जी का एक पहला सत्याग्रह कह सकते हैं भारत में. विद इन द डिकेड और एक दशक के दौरान द प्लांटर्स लेफ्ट द एरिया. प्लांटर्स ने छोड़ दिया जगह. गांधी हैड वॉन द फर्स्ट बैटल ऑफ सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट इन इंडिया. और गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह मूवमेंट था जिसने गांधी जी में विजय हासिल की. हालांकि गांधी जी के लिए जीत उतनी महत्वपूर्ण थी न कि रुपया. ओके, दैट्स ऑल फॉर इन दिस वीडियो. Watch my video. If you love my video, please share it, subscribe it to your friends, and give some your comments for correcting the way I am teaching. If there is some mistaking I am taking place, please give me some ideas about
the uploading videos. Once again, thanks a lot for watching this video. Thank you.